हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मेरे अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक काफ़ी क्रिटिकल और एक जनरल प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होती है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ड्राइव ट्रेन से रिलेटेड। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मोटर और कंट्रोलर के सिलेक्शन से रिलेटेड। हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, यानी कि बात करें न्यू व्हीकल डेवलपमेंट की, बात करें आपके रेट्रोफिटमेंट किट्स की, या फिर बात करें DIY प्रोजेक्ट्स की। इस सभी में हमको यूज़ होता है मोटर एंड कंट्रोलर, जो कि काफ़ी क्रिटिकल पार्ट है। लेकिन इसका सिलेक्शन भी काफ़ी क्रिटिकल होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है कि जो परफॉर्मेंस चाहिए उसके अकॉर्डिंगली राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन। नॉर्मली होता क्या है, हम लोगों को जब भी सिलेक्शन करते हैं डर होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं या तो वो अंडररेटेड है या वो ओवररेटेड है। और दोनों कंडीशन में अगर अंडररेटेड है तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, ओवररेटेड है तो आपका पावर कंजप्शन पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, लेकिन मेजरली इफेक्ट आएगा आपकी कॉस्ट पे और आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग राइट ड्राइव ट्रेन के सबसे क्रिटिकल पार्ट यानी कि मोटर कंट्रोल को किस तरह से सही तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं सिलेक्शन के पहले कि जो परफॉर्मेंस हम लोग चाह रहे हैं वो काफ़ी क्लोज परफेक्शन के नियर अराउंड हमको मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग बात करते हैं उन क्राइटेरियाज की जिसके बेसिस पे हम लोग राइट मोटर एंड कंट्रोलर का सिलेक्शन करते हैं। कुछ क्राइटेरिया काफ़ी जनरल है, काफ़ी थ्योरेटिकल है, जिसके बारे में कॉमनली हम लोगों को पता रहता है। लेकिन कुछ क्राइटेरियाज ऐसे हैं जिसको कि हम लोगों ने इतने सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर करके सीखा है। तो क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है उसमें सबसे पहले हमारा आता है जो कि हमारे परफॉर्मेंस लिंक होते हैं, हमारी स्पीड, यानी कि व्हीकल की टॉप स्पीड जो कि आप लोगों को चाहिए अपनी मोटर कंट्रोलर से। उसके बाद आता है आपका लोड कैपेसिटी, जो कि आपको लोड कैरी करना है। इसके बाद आता है आपको एक्सीलरेशन। अगर आप एक टू व्हीलर बना रहे हैं या फिर एक परफॉर्मेंस व्हीकल बना रहे हैं तो उसमें आपको एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ेगी। ये तो एक जनरल क्राइटेरियाज हो गए हैं। अब इसके बाद कुछ क्राइटेरिया जो हम लोगों ने सीखे हैं जिसका कि काफ़ी यूज़ होता है, एक इफ़िशियंसी, जिसको कि हम लोग काफ़ी सारे लोग ये सोचकर मिस कर देते हैं कि यार इफ़िशियंसी तो वैसे ही मोटर की ज़्यादा होती है और हम लोगों को वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी इफ़िशियंसी मिलेगी। लेकिन जनरल में ऐसा होता नहीं। मोटर की भी अपनी एक काफ़ी ब्रॉड इफ़िशियंसी जोन होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक और चीज़ होती है ड्यूटी साइकिल्स। ड्यूटी साइकिल से मेरा मतलब है कंपोनेंट की लाइफ की, मोटर कंट्रोलर की लाइफ की, और मोटर कंट्रोलर की लाइफ साइकिल भी इसको कह सकते हैं। इसको भी हम लोग काफ़ी मिस आउट कर देते हैं। तो ये 5 हमारे जो बेसिक पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग मोटर कंट्रोलर का सिलेक्शन करते हैं। अब चालू करते हैं वन बाय वन डिस्कशन इन सब क्राइटेरिया के बेसिस पर। सबसे पहले जब बात स्पीड की करते हैं तो इसका सीधा सीधा लिंक होता है हमारी मोटर के RPM सर। हालांकि इसमें ट्रांसमिशन का भी एक पार्ट आता है जो कि एक रिडक्शन ट्रांसमिशन बेसिकली होता है, जो कि मोटर के आरपीएम को कम करता है, टॉर्क को बढ़ाता है। लेकिन बेसिकली इसका लिंक डायरेक्ट मोटर के आरपीएम से होता है विद ट्रांसमिशन। अब मोटर के आरपीएम की जब बात होती है तो इसका जो लिंक होता है वो काफ़ी सारे फैक्टर से होता है, जिसमें सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है वोल्टेज। देखिए, हम लोगों को पता है कि नॉर्मली ऑपरेटिंग वोल्टेज 3 टाइप के हमारे यहाँ पर रहते हैं, 48 वोल्ट, 60 वोल्ट और 72 वोल्ट। सबसे पहले जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ चालू किया था तो 48 काफ़ी कॉमन था, उसके बाद 60 वोल्ट आया है, और अब ज़्यादातर व्हीकल, स्पेशली टू व्हीकल, ज़्यादातर 60 वोल्ट या 72 वोल्ट पे होते हैं। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका कंट्रोलर जो होता है किसी पर्टिकुलर वोल्टेज रेंज के लिए डिज़ाइंड होता है, लाइक BLDC, या तो 40 पे चलेगा, 40 या 60 पे चलेगा, या 60 72 पे चलेगा। BLDC कंट्रोलर की स्पेशलिटी होती है। लेकिन PMSM के साथ ऐसा नहीं है। PMSM 48 टू 72 के लिए नॉर्मली ऑपरेशनल होता है। हालांकि जो बेस्ट इफिशियंसी होती है वो कंपनी डिफाइन करती है कि 60 पे मिलेगी, 72 पे मिलेगी। लेकिन जब बात वोल्टेज की करते हैं एक पर्टिकुलरली डिजाइंड कंट्रोलर के साथ, तो 48 पे हम लोगों को लो आरपीएम मिलता है, 60 पे फर्दर आरपीएम प्रोपोर्शनली बढ़ जाता है, 72 पे मैक्सिमम आरपीएम मिलता है, स्पेशली इन केस ऑफ PMSM मोटर से। अगर 48 वोल्ट की बात करें तो 48 पे अगर आपकी मोटर का आरपीएम 3600 से 3800 है, और अगर मोटर 60 वोल्ट के लिए भी कंपेटेबल है, तो उसी 48 से जब आप 60 वोल्ट पे जाते हैं तो ये आरपीएम आपका 4200 से 4400 तक हो सकता है। और फर्दर अगर आप
72 वोल्ट पे जाते हैं तो 4600 से मे भी 4800 हो जाए, मे भी 5000 हो जाए। इस तरह से जैसे वोल्टेज आप इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे आपकी मोटर का आरपीएम बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपका आरपीएम इंक्रीज़ होता है। अब बात ये होती है कि ये जो आरपीएम की बात कर रहे हैं हम लोग, ये मैक्स नो लोड आरपीएम है, यानी कि ये वो आरपीएम है जब आप मोटर को बिना किसी लोड के साथ कपल किए हुए नो लोड कंडीशन में चलाते हैं, उस समय आपको ये आरपीएम मिलता है। लेकिन जब आप लोड कंडीशन में चलाते हैं तो ये आरपीएम आपको एक्चुअल में इतना नहीं मिलता है, लोड कंडीशन में आरपीएम कम हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कितना कम होता है। देखिए, हम लोग थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, कुछ चूँकि कैलकुलेशन परफेक्ट होती नहीं है। पर एक्सपीरियंस से हम लोगों ने समझा है कि अगर एक मॉडरेट लोड है, ठीक ठाक लोड है, तो आपका जो आरपीएम रिडक्शन होता है लोड पर, वो 5 से 10% के बीच में जाता है। से अगर 4072 वोल्ट पे 4800 है, तो 5 से 10% आप एक बीच में मान के चलिए लोड के हिसाब से, मॉडरेट लोड पर, कि 5 से 10% का रिडक्शन आएगा। वो हो सकता है 4400 4600 लोड आरपीएम है। फर्दर अगर लोड ज़्यादा है, से 1 टन है, 1 टन के ऊपर है, तो उस कंडीशन में आपका 10 से 15% का रिडक्शन हो सकता है मैक्सिमम आरपीएम का। तो मॉडरेट लोड के केस में ये है, हाई लोड के केस में 10 से 15% आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके बाद जो लोड निकलेगा आरपीएम, वो लोड आरपीएम निकलेगा, मतलब वो आरपीएम है जो आपको एक्चुअल मिलेगा आपके व्हीकल पर। तो इस तरह से आप आरपीएम के बेसिक डिज़ाइन कंसिडरेशन को ले सकते हैं। एक व्हीकल के मोटर और कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आरपीएम को आइडेंटिफाई करने के लिए इस मेथड से आपको ये पता चल जाएगा कि मोटर कंट्रोलर का आरपीएम कितना होना चाहिए। एक नो लोड आरपीएम आपने ले लिया, उसमें लोड फैक्टर लगा लिया, उसके बाद जो रिडक्शन होगा उससे आपको पता चलेगा कि इतना बेयर मिनिमम आरपीएम आपको चाहिए। तो इसी बेसिस पे आपका एक सिलेक्शन आरपीएम का तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। ठीक है, आरपीएम सिलेक्शन की हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करते हैं लोड कैपेसिटी की और एक्सीलरेशन की। हालांकि ये दोनों चीज़ें जो है आपस में लिंक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक होता है टॉर्क से। लोड कैपेसिटी से मतलब है कि व्हीकल का लोड कैरी करने की कैपेसिटी, जो कि टॉर्क से डिफाइन होती है। और यहाँ पर भी अगेन ट्रांसमिशन का आता है। ट्रांसमिशन चूंकि रिडक्शन होता है तो आपके आरपीएम को कम करता है, टॉर्क को प्रोपोर्शनेटली बढ़ा देता है। अब ये कैसे डिफाइन करें कि जो टॉर्क है वो मीट आउट करेगा कि नहीं करेगा। हालांकि ये जो चीज़ें हैं टॉर्क की, आपकी पावर कैलकुलेशन से निकलती है। P इक्वल्स टू 2 पाई एन टी बाय 60। अगर आप आउटपुट पावर यूज़ करते हैं तो आपका जो टॉर्क है एक्चुअल टॉर्क निकल कर आएगा, आरपीएम आपको पता है। लेकिन अगर ये इनपुट पावर आपको पता है तो आपको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअल टॉर्क आपको निकल के आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा टॉर्क आपका रहेगा, मतलब मोटर का परफॉर्मेंस के हिसाब से जो जितना टॉर्क आपको मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपको न केवल लोडिंग कैपेसिटी मिलेगी बल्कि उतना अच्छा आपको एक्सीलरेशन भी मिलेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन सभी पैरामीटर को कंसीडर करते समय आपका जो सिलेक्शन होना चाहिए वो तो ना तो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड मोटर का होना चाहिए, ना ही ओवररेटेड मोटर का होना चाहिए। और इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप टॉर्क निकाल सकते हैं। हालांकि जब बात होती है एक्चुअल टॉर्क की, ऑन व्हील टॉर्क की, जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो आपकी पीएमएसएम या बीएलडीसी मोटर आपको लोड कंडीशन के हिसाब से एक मैक्सिमम आरपीएम तक अलाउ करती है, जहाँ तक कि उसको उतना टॉर्क मिलता है। और जिस पॉइंट पे उसकी टॉर्क की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, उस पॉइंट पे आपका आरपीएम भी फिक्स हो जाता है, वो आरपीएम आपको मिलता है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप अपनी टॉर्क की रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। और अगर आपको पावर आउटपुट पता है तो पावर इनपुट है, तो पावर इनपुट पे आप इफिशिएंसी का फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉर्मली 15% का, आपका टॉर्क आउटपुट आ जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशन में टॉर्क की रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल हो जाएगी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज की एक और चीज़ बता दूँ, जो पावर होता है वो वेलोसिटी की पावर क्यू के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते हैं, व्हीकल की स्पीड की रिक्वायरमेंट बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपका जो पावर कंजप्शन है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बढ़ जाता है। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। जब आप बात करते हैं हायर स्पीड की, तो ये फार्मूला पिक्चर में आता है। 25 की स्पीड पे जो पावर की रिक्वायरमेंट है आपकी, अगर वही स्पीड आप 50 पे और 80 पे डिमांड करेंगे तो इस फार्मूले के बेसिस पे पावर की रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हायर स्पीड पे हमेशा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपका पावर कंजप्शन काफ़ी हाई होता है। इनफैक्ट सभी व्हीकल में पावर कंजप्शन काफ़ी हाई हो जाता है हायर स्पीड पर। तो ये तो बात होगी टॉर्क की, ये बात होगी हमारे स्पीड की। अब हम लोग बात कर लेते हैं इफिशिएंसी की और ड्यूटी साइकिल की। देखिए,
नॉर्मली इफ़िशियंसी में होता है कि हम लोग मान के चलते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर में तो आप जब कोई भी डाटा शीट देखेंगे तो आपको ये बताया जाता है कि यार इफ़िशियंसी 85% है, 93% है। लेकिन ये जो इफ़िशियंसी होती है 85 या 93% मैक्स इफ़िशियंसी होती है। जबकि अपनी इफ़िशियंसी का एक ज़ोन होता है। से BLDC मोटर की जो इफ़िशियंसी का ज़ोन है वो 55 से लेकर 85% है मान लीजिए, और होता भी यही है। तो स्टार्टिंग में जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, मे बी 1500-2000 आरपीएम पर आपको 55 से एफिशिएंसी मिलेगी, जो बढ़ती जाएगी और 85 आ जाएगी। फिर एक रेटेड पावर पे आपको 85% के आसपास की एफिशिएंसी मिलेगी। उसके बाद फर्दर आप बढ़ाते हैं आरपीएम, तो 85 से डाउन हो गए, मे बी 45 हो जाए, मे बी 50 हो जाए। इसी तरह से पीएमएसए मोटर में भी होता है। तो उसका अपना एक एफिशिएंसी जोन होता है। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है एक बेस्ट इफिशियंसी मीट आउट करने के लिए, क्योंकि इफिशियंसी का लिंक डायरेक्ट ट्रेवल रेंज से होता है और बैटरी पैक की साइज़ लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको उस लिमिटेड बैटरी पैक से मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, ये हमारा एक परफॉर्मेंस कर्व है। ये मान लीजिए एक BLDC मोटर का परफॉर्मेंस कर्व है। ये हमारा टॉर्क हो गया, ये हमारा आरपीएम हो गया है। ये आरपीएम इस तरह से बढ़ रहा है, ये आरपीएम टॉर्क इस तरह से बढ़ रहा है, ये 0 है। ये हमारा एक परफॉर्मेंस कर्व है। इसमें जो बेस्ट इफिशियंसी जोन होता है वो कहाँ, यहाँ कहीं होगा। इसके आगे का जो जोन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन इफिशियंसी का होगा, और ये जो जोन होगा वो हो सकता है आपका बेस्ट इफिशियंसी जोन है, जिसमें कि आपकी एवरेज इफिशियंसी में भी 65 से लेकर 85% हो। लेकिन फर्दर एक ऐसा जोन होगा आपका यहाँ कहीं, जहाँ पर आपको बेस्ट मिलेगी आपकी इफिशियंसी, ये हो सकता है 85% इफिशियंसी हो। तो अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम इफिशियंसी अचीव करने के लिए आपको पहले अपनी गाड़ी में, भले 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये देखना है कि एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड यानी कि वो स्पीड जहाँ पर आपकी गाड़ी मैक्सिमम चलने वाली है। से सिटी में आप मान के चल सकते हैं कि अगर एक क्लास सिटी है तो उसमें नॉर्मली जो स्पीड निकल के आएगी, मेट्रोस में 35 से 40, बी क्लास है तो 45 मैक्सिमम, सी क्लास है तो मैं भी 45 से 50। लेकिन नॉर्मली जो एवरेज स्पीड हम लोग मान सकते हैं वो 40 के आसपास ही मानते हैं। 35 से 40 मान के चलिए, या 40 तो बेस्ट है। तो आपने देख लिया कि 40 आपकी एवरेज स्पीड है। अब आपको ये डिफाइन करना है, क्योंकि अगर आपको पता है कि मोटर का मैक्सिमम किस आरपीएम पे मोटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल रही है, अब आपको अपना ट्रांसमिशन और मोटर का सिलेक्शन उस हिसाब से करना है कि ये जो मैक्सिमम आरपीएम ये एवरेज स्पीड पर मीट आउट होना चाहिए। यानी कि आप अगर ये इंश्योर कर लेते हैं कि आपको एवरेज स्पीड 40 इस टाइप के ट्रांसमिशन से मिले कि वहाँ पर आपका आरपीएम भी मैक्सिमम एफिशिएंट हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी जो गाड़ी का एवरेज है, यानी कि गाड़ी का पावर कंजप्शन है, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी जोन में चला जाएगा। लेकिन उसमें आपको एक चैलेंज जरूर मिलेगा। उसमें आपको चैलेंज ये मिलेगा कि मान लें 40 में आपको अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल गई, तो ऊपर के आरपीएम पे में भी आप टॉप पे ना जा पाए। तो वहाँ पर आपको अपने मोटर का सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंगली करना है कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी जोन पे एवरेज स्पीड भी मिल जाए, और आपको हाई स्पीड का जो क्राइटेरिया में भी 60-70 वो भी अचीव हो जाए। तो इस तरह से आप हायर एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और जो फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए होता है, वो है ड्यूटी साइकिल कंपोनेंट लाइफ। अब देखिए दोस्तों, कहने को तो टर्म बड़ा नॉर्मल सा है, ड्यूटी साइकिल और ड्यूटी साइकिल्स या फिर कंपोनेंट मोटर लाइफ, प्रोडक्ट लाइफ। अब लेकिन ये कैसे अचीव होता है मोटर कंट्रोलर में भी, देखिए इसको ऐसे समझिए। हम लोग BLDC मोटर की बात करें या PMSM मोटर की बात करें, जब पावर फैक्टर की बात आती है, पावर दो टाइप का होता है, क्योंकि इनका वेरिएबल परफॉर्मेंस होता है। एक पावर रेटेड, एक पावर पीक। पीक पावर नॉर्मली आपका 2 से 2.5 टाइम्स तक जा सकता है, ठीक है। अब इतने ज़्यादा पावर कंजप्शन में चूंकि पीक कोस टू VI होता है, तो वोल्टेज तो आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, करंट बढ़ जाता है। अब जब करंट बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में आ जाती है। यहाँ पर टेम्परेचर सबसे मोस्टली पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि करंट बढ़ने के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी बढ़ता है। प्लस आप जितने हायर पावर जोन में शिफ्ट होते हैं उतना आपकी इफिशियंसी भी डाउन होती है। इफिशियंसी डाउन होगी तो अगेन वही चीज़ है कि करंट आपका मेजरली पोर्शन हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो जब हम लोग गाड़ी को डिज़ाइन करते हैं, और अगर आपने लोड कंडीशन सही तरह से समझी नहीं है कस्टमर की, से कस्टमर की लोड कंडीशन है 600 kg को कैरी करने की, ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि वो 600 kg कह तो रहा है, लेकिन हो सकता है 750 kg तक कर ले, या हो सकता है वहाँ कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ग्रेडियंट हिली एरिया ज़्यादा हो, प्लेन रोड कम हो। तो उस कंडीशन में आपकी लोड रिक्वायरमेंट 600 kg से बढ़कर हमेशा 750 850 के आसपास रहेगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि लोड हो सकता है बढ़ जाए।
तो आपको प्रोडक्ट का सिलेक्शन इस तरह से करना है कि इस कंडीशन में आपकी जो पावर रिक्वायरमेंट आ रही है वो आ रही है तकरीबन 5 किलोवाट की, ठीक है। अब 5 किलोवाट की अब पावर रिक्वायरमेंट आई तो ऑब्वियसली अब 4 किलोवाट सिलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि 4 किलोवाट अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो 4 किलोवाट क्या होगा, आपको परफॉर्म ही करके नहीं देगा, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 10 से 15% का वेरिएशन आ सकता है, तो आपको यहाँ पर 10% इंक्रीज करके लेना है या 15% इंक्रीज कर, जिससे 6 किलोवाट विल बी द बेस्ट वन। अब ऐसा क्यों करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि जब भी आप पीक पावर जोन में चीज़ों को चलाओगे, गाड़ी को चलाओगे, तो आपकी जो साइकिल है, आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बार बार सडन फ्लक्चुएशन आ रहा है आपके पावर कनेक्शन में, मतलब टेम्परेचर के का जो सडन फ्लक्चुएशन हो रहा है, बार बार अप एंड डाउन हो रहा है, उसके कारण आपकी जो लाइफ होती है वो कम होती है, वो कम हो जाती है। और बेस्ट कंपनी की लाइफ आपको तब मिलती है जब आप या तो व्हीकल को या उस हमारे प्रोडक्ट को, मोटर एंड कंट्रोल को रेटेड पावर जोन में चलाएं या उससे थोड़ा सा नीचे चलाएं। यानी कि 5 किलोवाट की बात करें तो 5 किलोवाट की 4 से 5 किलोवाट की जोन में अगर आपका एवरेज व्हीकल चलता है, पावर कंजप्शन आपका 4 से 5 किलोवाट आता है तो बेस्ट है। लेकिन अगर इसके ऊपर निकल गया है, यानी कि 6 या 7 के जोन में एवरेज पावर कंजप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर उसकी लाइफ कंपेरेटिवली कम हो जाती है। तो आपको हमेशा इंश्योर करना है थोड़ा सा हायर साइड में प्रोडक्ट लेके, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि जो एवरेज पावर कंजप्शन हो वो रेटेड पावर के अंदर होना चाहिए, रेटेड पावर के इक्वलेंट हो या रेटेड पावर के अंदर हो, तो आपको कंपोनेंट की बेस्ट लाइफ मिलती है, साथ में आपको एफिशिएंसी भी अच्छी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये तो वो बेसिक हमारे क्राइटेरिया, डिज़ाइन क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पर हम लोग सही मोटर एंड कंट्रोलर का सिलेक्शन करते हैं अपने ईवी एप्लीकेशन के लिए। आगे वाले वीडियोस में मैं और कोशिश करूँगा नई नई चीज़ों के बारे में जानने की और आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जितना हो सके उतना कम पॉल्यूशन कीजिए, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम कीजिए और जितना हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच।